हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग। फिलहाल अपनी आरसी को देख सकते हो और आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था आप लोगों की, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को हाउ टू बाय सेकंड हैंड बाइक मैं बताने वाला हूँ। बक नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। बाकी अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलो करते वीडियो स्टार्ट। रोड पे आ गया, अब चलो आते हैं भाई अपने टॉपिक पे। सबसे पहले देखो मैं बात करना चाहूँगा, मैं कोई देखो स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट जो मन में आता है वो बोलता हूँ। मतलब मैं जो रहता है रियल में वही बोलने लगता हूँ। मैं कहा ना उसके बारे में स्टडी करता हूँ ना, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हाउ टू बाय अ सेकेंड हैंड बाइक। देखो सेकेंड हैंड बाइक बाय करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास नई बाइक लेने का पैसा है तो ऑलवेज गो फॉर न्यू बाइक। क्यों बोल रहा हूँ मैं, आगे सारा कच्चा चिट्टा खोलता हूँ ताकि तुम लोगों को समझेगा कि तौफीक भाई न्यू बाइक लेने के लिए क्यों बोल रहा है। मैटर ऐसा है भाई, न्यू बाइक जब लेते हो सबसे मेन मुद्दा आपको एक वारंटी मिलती है, ठीक है। वारंटी मिलती है आपके बाइक के इंजन की, आपके बाइक का बॉडी का, स्ट्रक्चर का, चेसिस का। मतलब कोई चीज़ ऐसे जनरली अगर ख़राब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ भी हो, तो वो शोरूम तुमको ठीक करके देगी। नया बाइक बाय करने का क्या फ़ायदा है वो मैंने बता दिया। सेकेंड हैंड बाइक लेने का क्या फ़ायदा है, सेकेंड हैंड बाइक जब आप लेते हो तो फ़ायदा इस चीज़ में होता है फाइनेंशियली, आपको पैसा कम देना पड़ता है। बाइक वही रहती है बट थोड़ा सा कंडीशन पर डिपेंड करता है कि भाई आप प्राइस कितना दोगे। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है, तो वहाँ पे पैसे बचा सकते हो सेकेंड हैंड बाइक में लेने में। और कभी कभी मैं बताता हूँ जैकपॉट भी लग जाता है, कभी कभी बहुत अच्छी बाइक भी आपको सस्ते में मिल जाती है। सो सेकेंड हैंड बाइक लेना भी कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात है। चलो अब आज का टॉपिक पे आते हैं कि भाई कैसे बाय करना है आपको सेकेंड हैंड बाइक। सबसे पहले जब भी आप किसी भी पर्सन से, सामने वाले से बात कर रहे हो बाइक लेने के बारे में, तो एक बात ध्यान रखना, उसको ये मत बोलना कि भाई तुमको वही बाइक चाहिए। उसको ऑलवेज बोलना मैं बाइक देख रहा हूँ बहुत सारी, मैंने आपको भी मैसेज करके रखा है, मैंने और भी लोगों को मैसेज किया, उसको बताना मत। बट जैसे प्राइसिंग की बात है तो उसको कंपेयर करके बताना कि और भी आया है प्राइसिंग वगैरह, मतलब मेरे को उसके कंपेयर के भी प्राइस आए मेरे को अच्छे खासे। ऐसे उसको बताओगे तो उसको पता चलेगा भाई कि उसने जो प्राइसिंग डाली है उसी पे आप फिक्स नहीं लेने वाले हो। ऐसे बताया करोगे तो सामने वाले पर्सन को ये तो पता रहेगा कि भाई आप उसी की बाइक लेने नहीं आए हो, आप ऑप्शंस देख रहे हो। सो ऑप्शंस पे रहोगे अच्छी बात रहेगी। और एक्चुअल में ऑप्शंस रहना भी, OLX हो, कोई सा भी वेबसाइट हो, क्या भी हो, ऑप्शंस देखते रहना। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सबसे मेन चीज़ आपको ट्राई करना कि आपको आपकी सिटी की ही बाइक मिले। आउट ऑफ द सिटी बाइक लेने जाओगे फिर उसका ट्रांसफ़र का लफड़ा, और उसके साथ ही वहाँ पे जाओगे अगर तुम लोग बाइक ऑनलाइन देख रहे हो और वहाँ पे जाने के बाद अगर तुम लोगों ने बाइक देखा तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि वो गाड़ी का कंडीशन वो फ़ोटो के हिसाब से नहीं होता, तो आप लोग भाई डिसअपॉइंट हो जाते हो, आपका फालतू में खर्चा भी होता है। तो ध्यान देना उस बात पे। अब भाई आपने सिटी की एक गाड़ी देख ली, आपको पसंद आ चुकी है, सो एक काम करना, जाना भाई उस बंदे के पास सबसे पहले। और जाने से पहले भाई ये देखना कि वो बंदा फ्री हो, उसकी बाइक सुबह सुबह अवेलेबल हो, क्योंकि सुबह सुबह बाइक चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह बाइक चेक करोगे आपको प्रॉपर इंजन का कंडीशन पता चलेगा। और याद रखना, उसको बोल देना भाई बाइक चला के मत रखना, मेरे को ठंडी बाइक चेक करनी है, ठीक है। ठंडी बाइक चेक करोगे आपको पता चलेगा भाई इंजन में कैसे साउंड्स आ रहे हैं, क्या अलग अननोइंग साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब जब गाड़ी ठंडी रहती है तो उसमें एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका साउंड आता है। बाकी अगर गाड़ी गर्म हो जाए तो थोड़ा देर चलने के बाद गाड़ी में थोड़े बहुत साउंड्स क्रिएट होने ही लगते हैं। सो आप गर्म गाड़ी को चेक करके ये नहीं बोल सकते थे भाई उसमें अलग सी आवाज़ आ रही है। थोड़ा बहुत अगर चलता है, थोड़ा बहुत गर्म गाड़ी में आवाज़ आती है, ठंडे गाड़ी में अगर आवाज़ आ रही है दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है भाई इंजन में, या फिर कुछ के बॉडी में कहीं कुछ बज रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। चलो वो तो काम हो गया। अब तुम लोग को करना क्या है भाई, बाइक की की लेनी है, बाइक को ठंडे में स्टार्ट करना है और ठीक से नोटिस करना है भाई। सबसे मेन बाइक का इंजन ही होता है, डॉक्यूमेंट में तो सब कुछ बाद में छोड़ता हूँ भाई। सेकेंड हैंड बाइक का सबसे पहले भाई इंजन चेक करो, क्योंकि इंजन भाई अगर ख़राब हुआ तो बाइक को लेना भाई कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा समझ लो। मुद्दा ऐसा है, बाइक के बॉडी अगर ख़राब है, बॉडी में स्क्रैच है, बॉडी थोड़ा बहुत टूटा है कहीं से, तो आप वो उसको रिप्लेस कर सकते हो और वो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है भाई इंजन से कंपैरेटिवली। बट इंजन का काम वो भाई बहुत गंदा जाएगा आपको खर्चा। बाइक का साउंड चेक कर लिया आप लोगों को, बाइक में अगर कुछ अनोइंग साउंड नहीं आ रहा है तो अब एक काम करना, उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करना कि उसको सर्विस कब कब किया गया है। अगर वो बंदा भाई सर्विस हिस्ट्री दे रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है भाई। अगर सर्विस हिस्ट्री नहीं है तो भाई याद रखना अपने साथ एक मैकेनिक ज़रूर लेके जाना। भले मैकेनिक को 400 रुपये दे देना या 500 रुपये जो भी रहेगा, फ्री का मैकेनिक। अगर तुम्हारा दोस्त ही है तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, अपने दोस्त को लेकर चला जाना। बट एक बार ज़रूर चेक कराना है एक अच्छे मैकेनिक से। अगर खुद भी चेक कर सकते हो अच्छे से तो अच्छी बात है। कौन सी चीज़ कैसे चेक करना है अगर ये जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर ली, अब एक काम करना उसकी पूरी बॉडी लाइन चेक करना, मतलब पूरा बॉडी में उसको कहाँ पे कोई स्क्रैच है, और चेसिस चेक करना, चेसिस में कहीं बेंड तो नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें पहले
ओवरऑल भाई ऊपर ऊपर से देखना है आपको, मतलब आपको कुछ चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको बस ऊपर ऊपर से देखना है कि गाड़ी में बाहर से क्या दिक्कत दिख रही है। ये अगर देख लोगे तो पहले पता चलेगा तुम लोगों को कि बाहर से गाड़ी में स्क्रैच है, इसका हैंडल टेला लग रहा है, या फिर इसका थ्रोटल कुछ ज़्यादा ही घसा हुआ लग रहा है, ब्रेक कुछ ज़्यादा घसा हुआ लग रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई बाइक को रखा कैसे गया है। बाइक का कलर अगर फेड हो गया है तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब भाई तुमने कलर चेक कर लिया, बॉडी लाइन भी चेक कर ली, सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ। तो एक काम करना, बाहर से लेना, बाइक के ऊपर का लोन वगैरह ये सब चेक कर लेना। अगर लोन क्लियर है तो बोलना एनओसी चाहिए मुझे, एनओसी लेना दोनों बहुत ज़रूरी है। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद जो ट्रांसफ़र के पेपर रहते हैं वो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर बाइक पे कोई लोन नहीं है तो भाई एनओसी आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दे देगा आपको आराम से। तो पूछना है कि भाई उसके पास 2 चाबी है कि नहीं, मतलब अगर उसके पास भाई दोनों चाबी अभी तक अवेलेबल है, जो शोरूम से 2 कीज़ आती है, उसने अभी तक अगर एक ही की यूज़ किया, मतलब बाइक को उसने ज़्यादा नहीं चलाया, इसका मतलब थोड़ा वैसे ही होता है, मैं बताता हूँ। या फिर अगर वो डुप्लीकेट चाबी बना लिया तो एक ऑप्शन होता है, बट ओरिजिनल जो शोरूम के तरफ से एक और की आती है ऑप्शनल, अगर वो है ना भाई उसके पास, ये अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद आपको बाइक स्टार्ट करना है। जैसे आप लोगों ने पहले ही स्टार्ट करके उसका साउंड जो चेक कर लिया, साउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, अब भाई चला के देखना आपको। बाइक ले लिया, पीछे एक बंदे को भी बैठाना, खास करके सबसे पहले एक बंदे को बैठाना, उसके बाद अकेले भी आपको राइड करनी है। पहले पीछे बंदे को बैठा लेना और बाइक को चलाते हुए एक चीज़ चेक करना कि डबल सीट पे या फिर जब सिंगल पे रहोगे वो भी चेक करना। जब हैंडल छोड़ के देखना मोर देन 60 के स्पीड में, ठीक है। अभी मैं शायद 40 के स्पीड में हूँ, मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा तो हल्का सा गाड़ी इधर उधर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि लो स्पीड में बैलेंस नहीं होती गाड़ी को, एक मूवमेंट नहीं मिलता बाइक को। हाई स्पीड में अगर वो बाइक थोड़ा सा भी इधर उधर झुक रही है, ऑटोमेटिक जा रही है, दैट मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई आपका भी बॉडी पोजीशन थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा होता है, बाइक सीधी होती है, बाइक भी अच्छी होती है, बहुत बार बंदों को भी ड्राइव करना नहीं आता, थोड़ा सा टेढ़ा ही हैंडल छोड़ देते हैं तो एक साइड गाड़ी ऐसे झुकने लगती है। अभी मैं देखो मैं सीधा रखा हूँ, अभी स्पीड कम है, इस वजह से थोड़ा सा गाड़ी इस तरफ झुक रही है मेरी। एक और चीज़ बता दूँ, अगर गाड़ी का बहुत ज़्यादा टायर घिसा है तो भी आपको वो गाड़ी थोड़ी सी सीधी जाती हुई नहीं दिखेगी। मोर देन 100 हो तो गाड़ी स्टेबल ही सीधा चलेगी, बट अगर थोड़ा सा 60 के नीचे अगर हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ लो 55 to 60 के बीच में रहोगे तो गाड़ी फिर भी टेढ़ा जा सकती है बिकॉज ऑफ टायर। सो ऐसा नहीं है कि गाड़ी एकदम ख़राब हो सकती है हरदम, टायर की वजह से भी गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट हो सकती है, क्योंकि टायर घिसते हैं और कभी कभी टायर कोई अलग अलग जगह पे कुछ ज़्यादा घिसते हैं, अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा कम घिसते हैं। अब तुम लोगों ने भाई उसका बैलेंस चेक कर लिया, भाई बाइक अलग साइड कोई भाग नहीं रही है, वो सारी चीज़ चेक कर ली। अब एक काम करना, थोड़ा सा स्पीड लेके अचानक से, एबीएस वाली बाइक को तो अचानक से ब्रेक दाबना, उसको नॉन एबीएस हो तो भाई कभी भी ब्रेक दाबना ध्यान रखना। अचानक से ब्रेक दाबने के बाद अगर यहाँ से, मतलब इसका जो हैंडल का कौन साइड रहता है यहाँ से अगर कोई टक से आवाज़ है, कट से आवाज़ है, मतलब समझ लो इसका कौन साइड गया है। उसके साथ ही इंस्टेंट ब्रेकिंग करोगे तो आपको उसका ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस भी समझेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो ब्रेकिंग कैसे हो रही है ये भी पता चलेगा। सो अगर ब्रेकिंग कर रहे हो और ऐसे इतना हाफ दाब के रख रहे हो और गाड़ी ऐसे एबीएस जैसे रुक रही है, हाफ ही दाबा है, पूरा ब्रेक भी नहीं दाबा, हाफ ही दाबा है, तो समझ जाना थोड़ा सा डिस्क बेंड है उसका, ये भी होता है। मतलब ऐसे देखो हल्का सा थोड़ा दाब देना, देखना गाड़ी ऐसे एबीएस जैसे रोकता है ना, रोकता है छोड़ता है, रोकता है छोड़ता है, अगर ऐसे रुकने लगी पूरा मत दाबना, हाफ दाबना, जैसे गाड़ी को आप टाइटली दाब के खींच रहे हो ऐसे चलना, गाड़ी का टायर लॉक नहीं करना आपको। सो आपको पता चलेगा कि भाई बाइक का कोई डिस्क वगैरह तो टेढ़ा नहीं है। उसके साथ दोनों एबीएस वर्किंग है कि नहीं ये चेक कर लेना, जहाँ पे थोड़ा सा फिसलन भरी जगह हो, मतलब एकदम स्पीड में ही जाकर ब्रेकिंग मत कर लेना, इंस्टेंट ब्रेकिंग करके देखना भाई कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, मतलब कोई टायर लॉक तो नहीं हो रहा। अगर डुअल चैनल एबीएस है तो आगे पीछे दोनों टायर लॉक नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल चैनल है तो भाई फ्रंट टायर एटलीस्ट लॉक नहीं होना चाहिए, पीछे का टायर होने दो लॉक, कोई दिक्कत नहीं। अब आना है भाई आपको सामने इसका मीटर पे, क्योंकि मीटर पे बहुत सारी चीज़ें दिखाती है आपको जो आपको इंडिकेट करती है कि भाई बाइक की कंडीशन कैसी है, ठीक है। अगर बाइक स्टार्ट हो जाती है और इंजन चेक लाइट, यहाँ पे एक इंजन चेक लाइट रहता है, रुको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर। मैंने बाइक बंद कर दी गाइस, ये मैंने ऑन किया, देखो सारे लाइट्स ऑन है। अब मैं इंजन चेक लाइट भी देखो ऑन है, अभी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं इसलिए न्यूट्रल नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो इंजन चेक लाइट गायब हो जाना चाहिए, देखो ये ऐसे। सो यहाँ पे इंजन चेक लाइट गायब हो चुका है। वैसे ही आपकी एबीएस की लाइट भी बंद हो जानी चाहिए। गाड़ी आपने स्टार्ट की तो सारी लाइट्स बंद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। बाइक को तो चलो ठीक से चेक कर लिया, उसका व्हील भी चेक कर लिया, टायर की कंडीशन बस देख लेना। टायर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है सेकेंड हैंड बाइक में, क्योंकि आता ही भाई आपको खर्चा तो करना पड़ता है थोड़ा ना बहुत। बाइक को घर पे लाते ही 1 से 2 दिन के अंदर, ज़्यादा चलाना नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर ही भाई बाइक का पूरा सर्विस करके लेना है। पूरा सर्विस मतलब याद रखना उसमें अगर कुछ काम है तो वो भी करके लेना है। उससे क्या होगा भाई, आपके बाइक का जो ओवरऑल अंदर से कैसा हाल है और एक सेफ्टी भी आपको इंश्योर हो जाएगी। अगर बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने सर्विस की है थोड़े दिनों पहले, उस पर भरोसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात की बात है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा धर के रखना हरदम।
सेकेंड हैंड बाइक अगर समझो 95,000 की है तो ध्यान रखना 5,000 रुपये और लगेंगे, मतलब लाख रुपए आप अपने पास रखना। उसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको खुद करना रहता है। पहली बात, सामने वाला तो ट्रांसफ़र करके देता नहीं, क्योंकि गाड़ी आप खरीद रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स के पैसे देने रहते हैं। बट अगर बाइक में इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस आप उससे ले सकते हो। सबसे मेन चीज़ बता दूँ, ट्रांसफ़र का खर्चा आप लोगे, इंश्योरेंस का खर्चा सामने वाला बंदा लेगा, आप इंश्योरेंस का पैसा नहीं दोगे। सेकेंड हैंड बाइक में कभी भी इंश्योरेंस का पैसा मत देना, या फिर बाइक के प्राइस में माइनस कर लेना। बोल देना भाई मैं बाइक के प्राइस में माइनस कर रहा हूँ, मैं उतना प्राइस नहीं दूंगा, नहीं तो इंश्योरेंस निकाल के दो, सीधी बात, ध्यान रखना। एक और चीज़ बता दूँ, जब भी आप सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो तो ट्राई करना कि भाई कोई मॉडिफाइड बाइक ना लो। मॉडिफाइड बाइक मतलब ऐसा होता है कि भाई वो बंदा कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसे होते हैं। देखो, मॉडिफिकेशन करना कोई गलत बात नहीं है, बट मॉडिफिकेशन ठीक से नहीं करना ये गलत बात है। तो कुछ बंदे ढंग से मॉडिफिकेशन करते नहीं है, कुछ भी कैसे भी प्रोडक्ट्स कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे गाड़ी डैमेज हो चुकी रहती है अंदर से, तो आपको पता नहीं चलता। मतलब गाड़ी डैमेज होने वाली रहती है, आपको पता नहीं चलता। सो इसलिए ध्यान रखना कि थोड़ा अवॉइड करना मोस्ट ऑफ द टाइम मॉडिफाइड बाइक। बट अगर मॉडिफाइड बाइक जाके देख रहे हो सो ध्यान देना कि मॉडिफिकेशन की क्वालिटी कैसी है, उसने कितना पैसा लगा के मॉडिफाई किया। सो उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको वो बाइक लेना है कि नहीं लेना है। अब आते हैं भाई लास्ट पॉइंट पे, प्राइसिंग कैसे डिस्कस करनी है। अब ये भी मैं ही बताऊँ, यही मैं सोच रहा हूँ प्राइसिंग का कैसा है। देखो, आपको अच्छा बार्गेनर बनना पड़ेगा, आपको बात करना आना चाहिए भाई कि कैसे प्राइस को कम किया जा सकता है, आपको कैसे उसको बोलना है। मेरा एक ट्रिक बताता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जाता हूँ, जाने से पहले मैं प्राइस बता के रखता हूँ, बट बाइक में कोई कमी लगी तो मैं सीधा बोलता हूँ भाई मैं इतना सारा काम है भाई, मेरे को अलग से मेरे को अपना इतना काम करके लेना है, मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा लग सकता है भाई। और आप टायर देखो इसका, आप इसका ये देखो, मतलब उसको उसकी गाड़ियाँ की कमी दिखाने लगता हूँ। आपको ये नहीं करना कि आपको ये बताने की गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको उस गाड़ी की कमियां बतानी है। जितना आप गाड़ी की कमियां बताओगे उतना वो भाई डिमोटिवेट होगा सेल करने से पहले, और वो आपको कम प्राइस में भी दे सकता है। मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके टाइम, आप लोगों को भी बता दिया, आप लोग भी यूज़ करना, ट्राई करके देखना। अगर काम कर दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको प्राइसिंग का कोई अंदाज़ा नहीं तो आप एक काम करना, जो भी वेबसाइट से आप बाई कर रहे हो, लाइक फेसबुक मार्केट हो गया या फिर OLX हो गया, जो भी मार्केट से आप बाई कर रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक बार उसी गाड़ी को सर्च करना। इमेजिन अगर आप OLX पे बाई कर रहे हो कोई बाइक और आपने वहाँ पे सर्च किया NS 200, चलो मैं NS का एक एग्जांपल लेता हूँ। सो अगर आपने वहाँ पे NS 200 सर्च किया तो नीचे बहुत सारे बाइक्स आएंगे, और बहुत बार ऐसे होता है आपको अगर 2019 का मॉडल चाहिए, 2017 का मॉडल चाहिए, तो 2017 का कम से कम 10 ऑप्शन मिलेगा आपको, मिलता है। अगर आप सिटी के एरिया में रहते हो तो आपको 10 ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। 10 अगर ऑप्शन अगर मिलते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको उसमें प्राइस देखना है, सबके प्राइस कितने हैं, तो उन सबका धर लेना एवरेज, और एक लोअर वाला, हायर वाला बिल्कुल नहीं धरना, बिल्कुल भी नहीं। एकदम लोअर वाला धरना है, और एकदम मिड रेंज वाला, मिड रेंज और लोअर वाला धर लोगे तो आपको प्राइस का अंदाज़ा लग जाएगा। इमेजिन अगर NS 200 सेकेंड हैंड मेरे को लाख रुपए की पड़ रही है, 2019 का मॉडल, सो एक बंदा लाख रुपए में दे रहा है, एक बंदा वही गाड़ी बट थोड़ा कंडीशन अलग है, क्या है वो, या फिर कंडीशन अच्छी भी है, ये भी हो सकता है। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, कंडीशन भी अच्छी होती है, बाइक का ईयर भी अच्छा होता है, और बाइक की प्राइसिंग भी अच्छी होती है। सो एक बार कंपेयर करके देखना, और कितना प्राइसिंग होना चाहिए NS 200 2019 का, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद ही भाई आप प्राइस डिस्कस करना, बोलना मार्केट में देखो इतनी प्राइस चल रही है, और एकदम लोअर वाला बताना, देखो 2000 इतनी की गाड़ी है, इतने में मिल रहे हैं, फिर भी मैं आपको 10-15 हज़ार रुपये बढ़ा के ही दे रहा हूँ, फिर भी आप यार मान नहीं रहे हो। और बार्गेन करना, एंड तक बार्गेन करना, जब तक भाई आप में कैपेसिटी है ना, बार्गेन करना, हो जाएगा काम। थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मान जाते हैं भाई, प्यार से बात करो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, मेरा एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ बता दो भाई, कभी भी KTM की बाइक ले रहे हो तो ध्यान रखना आपको खर्चा पड़ेगा। KTM की बाइक भाई नया लो या पुराना लो, आपको भाई इसको मेंटेनेंस इतना अच्छा खासा देना पड़ता है ना कि आप सह नहीं पाओगे भाई। बट ये इतना अच्छा फील भी तो देती है, मतलब मज़ा भी है इसमें, बट खर्चा भी अच्छा खासा है। A few moments later. लास्ट चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी भाई, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर इतना ज़्यादा डिटेल है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, मैं ज़्यादा करके आपको उलझाना नहीं चाहता था, वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, और अच्छी खासी मेरे हिसाब से मैंने चीज़ें बता दी। अगर कुछ बच गया होगा किसी चीज़ के बारे में, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके पूछ लो, फटफट मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मोस्ट ऑफ द भाई कमेंट्स का रिप्लाई दे ही देता हूँ, आप भी मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ये अपने RC BS3 जिसको भाई मैंने सेकंड हैंड बाई किया था। फिलहाल मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, मोर देन 32 मिनट्स हो चुके हैं। मेरे को इसको भाई कट वट करके आपके लिए बहुत ज़्यादा कम बनाना पड़ता है, सो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने भाई को अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो तुम्हारे भाई का चैनल अपने राइडिंग ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना। सो चलो भाई लोग, आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ बच गया हो तो ज़रूर कमेंट करना, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।